हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है? अगर कोई करदाता जो अपील कमिश्नर है उसके जो आदेश है अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसके पास जाएगा आगे फर्दर अपनी डिमांड लेके? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसकी नियुक्ति होती है ट्रिब्यूनल की, और सेंट्रल गवर्नमेंट जितने आवश्यकता अनुसार जितने समझती है उतने न्यायिक और लेखा सदस्य जो जुडिशरी से जो संबंध रखते हैं, ऐसे पर्सन जिनका एक्सपीरियंस होता है न्यायिक व्यवस्था में, और जो लेखा सदस्य हैं जिनको इस प्रोफेशन की नॉलेज है, अकाउंट्स से रिलेटेड जो व्यक्ति होंगे उनकी नियुक्ति है, वो नियुक्ति अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सदस्यों में एक या एक से अधिक जो है वो उपाध्यक्ष हैं वो भी इन्हीं में से नियुक्त करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट उच्च न्यायालय में जो कार्यरत रहे होंगे या वहाँ के जो रिटायर्ड जज होंगे उन्हें कम से कम 7 वर्ष उच्च न्यायालय में जज का काम किया होगा, न्यायाधीश का काम किया होगा, उन व्यक्तियों को यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल में उनकी नियुक्ति की जाएगी। जिसके मेन कार्यालय रहेंगे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में होंगे। ट्रिब्यूनल का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पे रहेगा? मुंबई में रहेगा। उपाध्यक्ष के जो अधिकार और कर्तव्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा उसको दिए जाएंगे वही उसके पास क्या रहेंगे? अधिकार और कर्तव्य। तो जो एक नया पॉइंट आया है वो क्या है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो स्टे दिया जाता है डिमांड के ऊपर कर निर्धारण वर्ष 2021 से, यहाँ पे सेक्शन 254(2)(a) के अंतर्गत ऐसा स्टे देती है जो ऐसी ट्रिब्यूनल है। करदाता ने कोई कर है, ब्याज है, कोई उसके ऊपर ऐसा कोई ड्यूटी लगी हुई थी, कोई पेनल्टी लगी हुई थी, या इस प्रावधान के अंतर्गत कोई और अन्य राशि देय बनती थी, उस राशि का 20% से कम जमा नहीं किया है या इसके समान है जो पैसा कम से कम 20% और या इसके समान पैसा कोई सिक्योरिटी के रूप में दिया हुआ है उस से रिलेटेड, उस अमाउंट से रिलेटेड, तो उसको अपनी जो डिमांड वो लेके आया, जो अपील करता है, उसके ऊपर स्टे भी दिया जाता है। लेकिन जो स्टे है वो 180 दिन से अधिक के लिए नहीं दिया जाएगा। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी वो न्यायिक व्यवस्था से संबंध रखते होंगे, जुडिशरी से होंगे, या फिर जो व्यक्ति हैं वो इस प्रोफेशन के क्या होंगे? वो एक्सपर्ट होंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी, इन व्यक्तियों की नियुक्ति में जो एक चेयरपर्सन होगा वो क्या करेगा? यहाँ पे बेंचेस में बांट दिया जाएगा। जो यहाँ पे सदस्यों की नियुक्ति होगी उन सदस्यों की ना अलग अलग बेंचेज बना दी जाएंगी। बेंचेज मतलब जिसमें 2-3 व्यक्तियों को, 3 से 4 व्यक्तियों को एक अलग बेंच बना दी, 3 से 4 व्यक्तियों की एक अलग बेंच बना दी, जो एक मैटर को देखेंगे, दूसरे मैटर को देखेंगे। तो इस तरह से बेंचेस बना दी जाएंगी। जो ये न्यायपीठें हैं ये अलग अलग ट्रिब्यूनल के अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो भी एक बेंच बनेगी उसमें जुडिशियल सदस्य और अकाउंटेंट सदस्य जरूर होगा। एक पर्सन जुडिशियल से होना चाहिए, एक पर्सन अकाउंटेंट उसके अंदर जरूर होना चाहिए। और जो इसके अंदर है जो परिवर्तन है, न्यायपीठों में जो परिवर्तन है सो उसके संगठन में परिवर्तन हो सकता है। अगर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल आय है 50 लाख रुपए से अधिक न हो तो केवल एक ही सदस्य की न्यायपीठ हो सकती है। अगर कोई विशेष अपील की जाती है तो इसमें अध्यक्ष 3 या 3 से अधिक सदस्यों की भी किसी बेंचेस के अंदर नियुक्ति कर सकता है। जब 3 या 3 से अधिक की नियुक्ति की जाएगी तो उनमें से जो 2 पर्सन होंगे एक अकाउंटेंट से रिलेटेड होगा और जो दूसरा पर्सन होगा वो जुडिशियल सिस्टम से संबंध रखता होगा। इसके बाद है अपीलेट ट्रिब्यूनल के अधिकार। इन व्यक्तियों के पास क्या क्या अधिकार यहाँ पे रहेंगे? अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वो अधिकार प्राप्त होंगे जो सेक्शन 131 में वर्णित है। जो पदाधिकारी हैं इस सेक्शन के अंतर्गत जो अथॉरिटी आती है उन अथॉरिटियों को जो अधिकार प्राप्त है वही इनको होंगे। ट्रिब्यूनल के सामने जितनी कार्यवाही होती है वह किसके समान मानी जाएंगी? कि ऐसी कार्यवाही जो हमारे न्यायालय में या जुडिशरी में जो कार्यवाही की जाती है उसी के समान मानी जाएंगी। अपील ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल
के सामने जो अपील योग्य जो आदेश होंगे, तो कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो अपील कमिश्नर ने दे रखे होंगे, प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर ने आदेश दे रखे होंगे, जिन आदेशों के विरुद्ध है जो करदाता कहाँ पे जाएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। देखो, कमिश्नर अपील ने अपने सम्मुख किसी भी अपील पर अगर आदेश दिया है, कमिश्नर अपील ने अपने आदेश के विरुद्ध यदि कोई भूल सुधार किया है, अर्थदंड लगाने के आदेश के विरुद्ध हो सकता है, जैसे कि नोटिसों की पूर्ति न करने पर, हिसाब किताब की बहियाँ न रखने पर, प्रश्न का उत्तर देने में, कोई स्टेटमेंट है उस पर साइन करने में, कोई सूचना देने में, ऑडिटिंग की जो स्वीकृति है ऐसी देने में कोई मिस्टेक हुई है, आयकर आय है जो कम बताना है, गलत बताना है, किसी रिपोर्ट या कोई सर्टिफिकेट है उसकी गलत सूचना देना है, इसके संबंध में जो आदेश दे रखे हैं उस आदेश के विरुद्ध है जो करदाता अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेगा। इसके बाद अगर प्रधान कमिश्नर ने जो आदेश दे रखे हैं, जैसे कोई ऐसी संस्था है, एनजीओ है, उसका रजिस्ट्रेशन है वो अस्वीकार कर दिया है, कोई पुनर्विचार संबंधी आदेश हो सकता है, ऐसे ही फिर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है, कोई स्टेटमेंट पे साइन करने से रिलेटेड हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई ऑडिटिंग की स्वीकृति में, ऐसी सभी कार्यों में अगर कोई गलती की है, कोई पेनल्टी लगी हुई है उसके संबंध में, तो पेनल्टी का जो आदेश दिया था उस पेनल्टी के अगेंस्ट मतलब उस पेनल्टी से रिलेटेड जो अपील है वो कहाँ पे डाली जाएगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ पे। नोटिस की पूर्ति करने में को अगर कोई चूक करता है, आय को छिपाने से रिलेटेड है, किसी संस्था या कोष को दान देने के संबंध में कटौती न देने पर आय कम बताना या फिर गलत बताना, तो इन आदेशों के विरुद्ध है जो वो कहाँ पे जाया जाएगा, अगर ये सारे जो आदेश हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील डाली जाएगी। इसके बाद अगर कर निर्धारण अधिकारी ने कोई आदेश दिया है, कर निर्धारण अधिकारी कौन सा आदेश देता है, जो शिपिंग कंपनी होती हैं जिनको टन बार कंपनी है, जो शिपिंग कंपनी के पास ऑप्शन होता है, एक तो जो कंपनी के ऊपर रेट लगती है वो उस रेट से टैक्स दें जो नॉर्मल रेट होती है, जैसे 30% की है, और एक उनको ऐसी स्कीम दी जाती है शिपिंग कंपनी को, टन भार स्कीम जिसको हम बोलते हैं, कि वो जो समुद्री जहाज होता है उसमें माल को लाने ले जाने का काम करते हैं, तो कितने टन उनका माल जाएगा, इस एक प्रोविज़न है, इतने हज़ार टन इतने से लेके इतने हज़ार टन इतने परसेंट, अगर इस स्कीम को वो ऑप्ट करते हैं तो इस स्कीम को अपवर्जित करने का अगर आदेश किसने दे दिया है, कर निर्धारण अधिकारी ने, तो ऐसी कंपनी अपनी अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास डाल सकती है। विभाग द्वारा अपील, कमिश्नर अपील के हैं सेक्शन 154 टू 50 के अंतर्गत दिए गए निर्णय पर आयकर जो प्रधान कमिश्नर है या कमिश्नर को कोई आपत्ति होती है तो वह कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश देगा कि जो अपील है अपीलेट ट्रिब्यूनल में दाखिल की जाए। इसके बाद है मुकदमेबाजी कम करने के लिए जो आयकर प्रभाव निम्न राशि से अधिक नहीं है तो आयकर विभाग अपील नहीं करेगा, कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं सोल्व नहीं हो पाते, तो अगर यहाँ तक का मैटर है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील 50 लाख रुपये, उच्च न्यायालय में अपील 1 करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय में, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा एक प्रोसेस होता है, जैसे पहले कमिश्नर के पास जा रही अपील, कमिश्नर होता है, फिर ट्रिब्यूनल के पास अपील जा रही, वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से भी नहीं है तो जो लास्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कर निर्धारण 2020-21 के लिए चालू किया है कि अगर इनसे इतने अमाउंट से ज़्यादा का मैटर नहीं है तो अपील दायर यहाँ पे फिर नहीं की जाएगी, लिमिट लगा रखी है। इसके बाद देखते हैं हम अवधि कि जो अपील करता है, जो आदेश उसको मिले हैं, जिन जिन आदेशों के विरुद्ध वो अपील डाल रहा है, 60 दिन के उस आदेश के मिलने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर अपील करेगा। यहाँ पे फीस रहेगी, यदि कर निर्धारण अधिकारी अपील करे तो उसको फीस देनी पड़ती है। करदाता द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने पर कौन सी फीस जमा करानी होगी, अगर कर निर्धारण अधिकारी अपील करेगा तो उसको फीस नहीं देनी, लेकिन करदाता को क्या देनी है, फीस देनी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई जो आय है, अगर वो 1 लाख रुपए तक की होगी तो फीस 500, अगर जो इनकम होगी वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो 1500, अगर इनकम है जो वो 2 लाख से अधिक है तो जो फीस रहेगी वो निर्धारित आय का 1% और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की फ़ीस हो सकती है। इसके अलावा अगर और कोई मैटर है तो उस मैटर में 500 रुपये यहाँ पे फ़ीस रहेगी, मतलब इनकम के अलावा किसी कोई पेनल्टी लगी है या कोई और भी मैटर हो सकता है उसके आदेश के विरुद्ध, जो जैसे मैंने अभी बताए थे इतने सारे जो आदेश इन व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं इसके अगेंस्ट फिर करदाता अपील दायर
दायर करता है तो इनकम को छोड़ के जो अदर्स हैं उनकी यहाँ पे जो अपील रहेगी वो रहेगी 500 रुपये। इसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है कि कर निर्धारण अधिकारी अथवा करदाता इस नोटिस की प्राप्ति पर कि निर्णय के विरुद्ध दूसरे पक्ष द्वारा अपील की गई है तो इस आदेश के विरुद्ध क्रॉस ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है और 30 दिन के अंदर है जो वो ट्रिब्यूनल में ऐसा प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक पक्षकार को फिर उसके जैसे डॉक्यूमेंट देने से या उसने अपील तो कर दी लेकिन सामने वाला उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देता है कि आप ये नहीं दिखा सकते। अभी बहुत बार ऐसे मैटर होते हैं कि कर निर्धारण अधिकारी सपोज करते हैं कर निर्धारण अधिकारी ने कोई डिमांड की थी करदाता से कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उस टाइम पे तो उसने करदाता ने डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जब अपील दायर करता है तो अगर वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है तो वहाँ पे कर निर्धारण अधिकारी फिर क्या लगा सकता है, ऐसा क्रॉस ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि जब यहाँ पे डिमांड की गई थी तब करदाता ने ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत नहीं किया तो अब वहाँ पे भी ऐसी प्रस्तुति नहीं की जा सकती। अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो आदेश होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील दोनों पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद है जो वो उचित समझे उसे वैसा आदेश दे सकता है। जहाँ तक संभव होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई करके अपना निर्णय अपील दाखिल करने वाले वित्तीय वर्ष के 4 वर्षों में दे देगा। मतलब जिस वित्तीय वर्ष में अपील डाली गई है उसके खत्म होने के बाद जो 4 वर्ष होंगे उसमें अपना डिसीजन दे देगा। करदाता को प्रार्थना पत्र देने पर कार्यवाही में स्टे दिया जा सकता है। और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपील की लागत है ट्रिब्यूनल अपने विवेक से निर्धारित करेगा। ट्रिब्यूनल अपने आदेशों की जो कॉपी है वो करदाता को और एक प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर को भेज देगा। ट्रिब्यूनल अपना आदेश देने के बाद आदेश जिस महीने में दिया उसकी समाप्ति के 6 महीने तक अगर कोई भूल हुई है उसको सुधारना चाहता है तो अपने ऐसे मूल आदेश जो है उसमें संशोधन कर सकता है। इसके बाद है भूल सुधार के लिए करदाता अगर प्रार्थना पत्र देता है तो फीस कितनी रहेगी, 50 रुपये यहाँ पे फीस रहेगी। यदि ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई ऐसा कानूनी पर्सन उदय होता है, मतलब कोई ऐसा लीगल ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो ट्रिब्यूनल का जो आदेश होगा वो फाइनल नहीं माना जा सकता। अगर कोई ऐसा लीगल क्वेश्चन अराइज नहीं होता तो उसका आदेश फाइनल माना जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है तो जो अपील है फिर वो कहाँ पे कर सकता है, जो हाई कोर्ट है वहाँ पे फिर ऐसे मैटर को हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र या फिर वहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट्स थे कि किस आदेश के विरुद्ध है जो एक व्यक्ति है, करदाता है, कर निर्धारण अधिकारी है, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में यहाँ पे अपनी अपील दायर कर सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल में कितने व्यक्ति होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। जो अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको एक्सपीरियंस है, वहाँ पे इतनी साल उन्होंने हाई कोर्ट में काम किया हो, उन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। कितनी फीस रहेगी, कैसे क्रॉस ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है और कितने दिन के बाद वो फिर उसके ऊपर डिसीजन देंगे। ऐसे मैटर के ऊपर जो ट्रिब्यूनल है फिर वो अपना डिसीजन देगी।